So continuing from where we left, so discussed about the output cut by OPEC plus, it might be possible next year. मतलब अभी expectations के ऊपर बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? सो रिसेंटली वी टॉकिंग अबाउट आयडा का एक उन्होंने आईपीओ अपना इशू किया है. सो एंकर इन्वेस्टर्स बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको एक कंपनी जो अपना आईपीओ इशू करती हैं वो उनको डिमांड करती है कि आप आईपीओ में पैसा लगाओ सो दैट इट कैन गेट मोर पॉपुलराइजेशन. एंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी मतलब अपना ध्यान अपनी तरफ मतलब खींचने के लिए उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ये बेसिकली डिमांड रहती है कंपनीज की जो आईपीओ इशू करते हैं. सो दैट अगेन रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसको एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए उस आईपीओ में. सो दैट आफ्टर द लिस्टिंग उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली डिटरमाइन करती है कितनी डिमांड है, कितना उसको सेल करने की डिमांड है. सो वो उसका आगे आगे का जो प्राइस एक्शन है वो उस चीज के ऊपर डिटरमाइन होता है. तो फॉर पॉपुलराइजेशन एंकर इन्वेस्टर्स जो इंस्टीट्यूशनल बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास पैसा भी ज्यादा होता है तो वो अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आईपीओ कैन बी सक्सेसफुल. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज 20,000 करोड़ रुपीज वेस्ट बंगाल में इन्वेस्ट करेंगे फॉर ओवर द नेक्स्ट 3 years. सो इसकी वजह से वी टॉक अबाउट जो चैलेंज है डेफिनेटली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम सबको पता है विद द इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे बिकॉज रिसेंटली देयर वाज ग्लोबल बिजनेस समिट ऑफ बंगाल. सो नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ये होगा कि जो रीजनल डिस्पैरिटी है बिटवीन द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है बिकॉज अगेन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वहीं करेंगे जहां उनका प्रॉफिट मोटिव ज्यादा होगा, जहां चांसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट वुड बी हायर. सो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो फैक्टर्स हैं वो कुछ ही स्टेट्स में आपको मिलते हैं तो इसकी वजह से कुछ ऐसी स्टेट्स रहती हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हो पाती या प्राइवेट सेक्टर इतना इंटरेस्टेड नहीं होता इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग. सो इसकी वजह से एक ये कंसर्न इमर्ज हो सकता है. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन से प्रोजेक्ट्स में सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे? दैट वुड बी इन compressed biogas plants. So they would be set up in West Bengal to help the farmers to increase their income. So definitely multiplier effects बहुत ज़्यादा होंगे of this investment जो even agriculture sector reforms के लिए भी important है as far as the farmers in West Bengal state is concerned. So the company it aimed to establish 100 such plants in the next 5 years and consuming 5.5 million tons of एग्रीकल्चरल रेसिड्यू ऑल्सो. जो हम बात करते हैं स्टबल बर्निंग प्रॉब्लम की तो उसको एड्रेस करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लार्ज स्केल पे ऐसे प्लांट्स बनाए जाएंगे सो दैट वुड बी एबल टू बेसिकली हैंडल द कैपेसिटी या जो अमाउंट ऑफ स्टबल है. ऑर्गेनिक वेस्ट को भी हैंडल करने में दिस वुड बी हेल्पफुल. सो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी दिस वुड बी इम्पोर्टेंट. अपसाइक्लिंग की जो हम बात करते हैं सो दीज इन्वेस्टमेंट्स are basically there and this would also mitigate 2 million tons of carbon emissions. So Ashik, now we can continue with Indian Express newspaper. Okay, Mas. Coal isn't easy to exclude from sustainable development. Switching to renewable energy will generate investment and jobs, but electricity grid must peak the demand all the times. तो हमने जो बात किया था फेज आउट एंड फेज डाउन ऑफ द कोल, दोनों में यही फर्क है कि फेज आउट मतलब कोल से छुटकारा पाना, कोल से हटना, फेज डाउन मतलब कोल का यूज कम करना. तो अभी जो इंडिया का जो प्रोडक्शन है कोल का वो बहुत ज़्यादा है और इट इज़ अराउंड 900 to 1 बिलियन टन्स अराउंड. इसमें से 40 to 45% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल से होता है. तो प्रोजेक्शन जो ये है कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है? मानसी सर्च करके बताना इसको.
ओके। स्टैट्यूट नहीं हो सके। स्टैट्यूटरी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर में ना, हाँ हाँ। 2001। ठीक है। तो CEA project that total capacity will increase to 260 गीगावाट और फ्रॉम 212 गीगावाट। तब जो हम लोग इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा, तो डिमांड जो कोल का है वो बढ़ेगा। इसलिए इंडिया का जो लॉन्गेस्ट स्टेप रहा है कि हम लोग लॉन्ग टर्म में 2070 में फेज आउट करेंगे, और स्लोली अभी फेज डाउन करेंगे, बहुत स्लोली। और उसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव भी ढूंढेंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, फिर सोलर एनर्जी हो गया, बायोफ्यूल। जैसे अभी हाल फिलहाल ऊपर में जो आर्टिकल था, CBG, कंप्रेस बायोफ्यूल गैस, जो इस पर। तो अभी इंडिया का क्या कोल है, तो इंडिया कंटेन्स हाई लेवल ऑफ ऐश, सल्फर सल्फर होता है। इसी कारण जो हाई क्वांटिटी ऑफ कोल है वो सेकंड स्टेटस है, मतलब फर्स्ट रैंक नहीं है वर्ल्ड में प्योरिटी में, सेकंड स्टेटस है प्लूटोनियमस और बाकी सब जो पीट होता है कोल में। और इशू विद द डीसल्फराइजेशन, आप अगर कोल में अगर सल्फर कम भी कर सकते हो, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन उसका प्रॉब्लम है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो एमिट होता है उससे भी एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होता है। तो इसके अगेंस्ट में दो तीन एरियाज है कि जो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन, कंबाइंड साइकिल, ये सब एग्जांपल हो गया, इसको लिख सकते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर किया जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाता है कोल प्लांट का। तो ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं हमारे प्रोफेसर जी, आर श्रीकांत, कि ग्लोबल वार्मिंग तो होगा फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, कोल से भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में एमिशन के लिए कोल को कम करना चाहिए। और इंडिया अभी करना बहुत मुश्किल है, इसलिए बात किया जा रहा है कोल इजी नहीं है, एक्सक्लूड फ्रॉम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोल को लेकर साथ चलना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में कम करें, वो बात हो रही है। यही बात हो रहा था कि इंडिया का जो एमिशन है फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, इट इज ओनली 3.3% ऑफ ग्लोबल टोटल। हिस्टोरिकल एमिशन फ्रॉम 1750 to 2021, 3.3%, एज कम्पेयर टू US और यूरोप, 31 and 24%। और धीरे धीरे ऐसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स माइन होगा, लिथियम, कोबाल्ट एक्सेट्रा। तो जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है इन द एनर्जी सेक्टर, वो उसका प्राइस कम होगा, तब कोल से हम लोग ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये नॉर्दर्न लाइट का बात हो रहा था जो कल डिस्कस हुआ था। इट इज एन आयोनोस्फीयर, और ये इंटरेक्ट करता है विद द सोलर फ्लेयर और रेडियो एक्टिविटी पार्टिकल्स फ्रॉम द यूनिवर्स, तभी जाके बनता है। नॉर्थ और साउथ में ही क्यों बनता है, साउथ हाँ, में भी होता है, नॉर्दर्न लाइट है, सदर्न लाइट भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है अर्थ का, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में। तो वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड और रिएक्ट करता है रेडियो एक्टिव मटेरियल, इसी कारण लाइट फॉर्म होता है। क्या मानसी, क्या बोल रहे थे आप? मैं यही क्वेश्चन पूछ रही थी कि पोल्स पे क्यों हमें ये मिलता है। हाँ, वही पोल से क्यों मिलता है, वही कि मैग्नेटिक यहाँ पे ज्यादा और स्ट्रांग होता है पोल से। पोल्स के आसपास क्या जो हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर जो होती है, जो इक्वेटर पे होती है और जो पोल्स पे होती है, वो भी डिफरेंट होती है ना, वो भी क्या एक रीजन है? नहीं, वो तो एटमोस्फेयर का है ना मानसी, स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे मतलब ट्रोपोस्फेयर का है वो आइनोस्फेयर थोड़ा डिफरेंस। और क्लोजर होगा व्हेन वी ग्रेविटी टॉकिंग से है, अबाउट। वो ग्रेविटी से रिलेशन है। हम्म। ग्रेविटी जो होता है, आई थिंक जो पोल पे होता है वो थोड़ा दूर होता है एज कम्पेयर टू इन द इक्वेटर। अच्छा, ठीक है। इसको करुणा बोल सकती है इफ आई एम रॉन्ग। जो स्ट्रेटोस्फेयर, जो ट्रोपोस्फेयर का डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड, हम्म। 6 to 8 किलोमीटर या 20 किलोमीटर ऐसे होता है डिफरेंसेस। तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है करुणा? नहीं, 8 नहीं होता है, और 18 होता है, 18 किलोमीटर। हम्म। नहीं, औशिक डिफरेंस की बात कर रहा है कि डिफरेंस इतना ही होता है, मतलब 8 से 10 किलोमीटर के बीच में ही डिफरेंस होता है हाँ, अगर। इट इज 18 to 20 किलोमीटर एट इक्वेटर, एंड जस्ट 6 किलोमीटर एट द पोल्स। तो कम होता है वहां पर, वही कहीं पर कम होता है, तो पोल पे कम होता है बेसिकली ट्रोपोस्फेयर। क्योंकि इसमें कम क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादा होता है वहाँ पर, और जो इक्वेटर पर है, इसलिए क्यूरोलिसिस फोर्स में आपका ज़्यादा होता है इक्वेटर पर, तभी टिल्ट हो जाता है।
ट्रेड विंड। कौशिक, कोरियोलिस फोर्स तो एब्सेंट होता है इक्वेटर पे। एब्सेंट, हाँ मतलब जीरो हुआ तो हाँ फिर टिल्ट हो जाता है, थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। इक्वेटर करुणा पे तो इसमें हीट बताइए का भी रोल होता है उसमें। क्या हुआ। इक्वेटर पे जो हीट होता है उसका भी रोल होता है। हाँ हाँ उसका होता भी रोल है। होता है, ICTZ बोलते हैं। आईसीजेड, हाँ ITC इंटरकॉन्टिनेंटल आइस, जोन। हाँ इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक्स। ठीक। Now coming to Indian Express, Ajay need to ensure relief reaches Gaza, hostage taking unacceptable. जयशंकर, तो हमारा जो स्टैंड रहा है, अब हमेशा स्पेसिफाई करते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन है, लिखा हुआ है पैलेस्टीनियन कंसर्न मस्ट बी एड्रेस, देयर कैन ओनली बी टू स्टेट सोल्यूशन। तो इंडिया नाइदर सपोर्ट्स होल पैलेस्टीन और इज होल इजराइल, इंडिया सपोर्ट्स टू स्टेट सोल्यूशन। ये बस इंपॉर्टेंट है। और ये जो डिस्कस किए थे पहले भी, तो इजराइल लिस्ट लश्कर ए टेररिस्ट आउटफुट डेज आफ्टर इट आस्क्ड इंडिया टू प्रोस्क्राइब हमास। तो हमास बेसिकली, प्रवेश जी, इंडिया में टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं है हमास आज भी। तो और इसराइल का भी LET जो लश्कर ए तैयबा है वो इसराइल में नहीं था, तो इसराइल ने किया और पूछा इंडिया को कि आप ये कर दो हमास को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये आज एक रिलीफ है, विजुअल ऑफ ट्रैप्ड वर्कर्स इन सिल्कियारा बरकोट टनल। तो इसको लिख सकते हैं, यही टनल है जो मतलब कोलैप्स किया गया, कोलैप्स हुआ है वहां पर उत्तरकाशी में। तो एंडोस्कोपी कैमरा सोचो कितना पतला होगा कि जो एंडोस्कोपी कैमरा देखे हो कभी, एंडोस्कोपी कैमरा वो छोटा होता है, पेंसिल से भी छोटा होता है, पिन जितना होता है, वो डाला गया हाँ और उससे ये। पता चला। हम्म। इन विक्टोरिया ग्रेट स्टोरी ऑफ रिकवरी होप फॉर इंडियन सिकल सेल एनीमिया पेशेंट। सिकल सेल एनीमिया है क्या, एग्जैक्ट मेरे को देखना पड़ेगा इसमें। मतलब जो रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज होते हैं उनकी शेप सिकल की तरह चेंज हो जाती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। लाइक जो सिकल हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं तो वो शेप उस तरीके से चेंज हो जाती है। सो जो मतलब अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाँ ऑक्सीजन है टू ऑर्गन्स वो कम हो जाती है। जेनेटिक डिजीज है ये सिकल सेल एनीमिया, नहीं, इसका हम्म। वो सिंपल अगर कम्युनिकेबल। आम भाषा में इसको देखें ना, तो जो हमारे आरबीसी होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, उनका जो शेप होता है वो गोल होता है। तो ये जो सिकल सेल होते हैं ना, इनकी जो शेप होती है वो आपने वो वाला मतलब चांद देखा है ना, जो मून होता है अपना, वो हाँ हाफ दिखा। कर्व शेप होता है, वैसा हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर ये आर्टरीज के अंदर मतलब रुक जाते हैं ये। तो एनीमिया की शिकायत हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो बेसिकली ये होता है सिकल सेल एनीमिया। अब इसमें अच्छा एक दिया हुआ है जो हमें लेना चाहिए कि जेनेटिक डिजीज है, पहले बात तो कम्युनिकेबल डिजीज ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, जो प्रीलिम्स में काम आ सकता है। सेकंड है कि म्यूटेशन हीमोग्लोबिन, ऐसे बात किया प्रवेश और मानसी ने, उसने बताया कि क्रेसेंट शेप, वही मून का शेप जो आधा हो जाता है वैसे क्रेसेंट शेप होता है। इट ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो, सेम बात है। एंड जो करेंटली द रेमेडी क्या है सिकल सेल में, कैसे ठीक किया जाए, तो बोन मैरो से ट्रांसप्लांट किया जाता है। बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वहां पर प्लाज्मा उठा लिया जाता है और फिर उसको ट्रीट किया जाता है। तो दो अभी है, वर्टेक्स एंड क्रिस्पर। क्रिस्पर क्या है प्रवेश यहाँ पर, क्रिस्पर ये वाला, क्रिस्पर आई थिंक टेक्नोलॉजी का नेम है। क्रिस्पर क्रिस्पर का। सेज CAS9, फिर ये क्या है क्या, ये सोच के बता, मैं ये- आगे लेता। इट इज, नहीं तो ये। इसमें बता, मैं हाँ बता बोलो देता बोलो। हूँ एक बार तो आप बता देना हम्म, लास्ट में। तो फिर अभी बेसिकली सिकल सेल एनीमिया पाया गया है मैक्सिमम इंडिया में, मैक्सिमम इन द ट्राइबल शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन। इसके कारण हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, ये कंडक्ट कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल ऑन क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी फॉर सिकल डिजीजेस। तो ये एक एरिया हो गया। और ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है ब्लड को, थैलेसीमिया इसको बोला जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरत है। आप बताओ प्रवेश, फिर मैं एंड करूँगा। हाँ तो ये क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी है ना, ये बेसिकली ये जीन एडिट करने की टेक्नोलॉजी होती है। इसके अंदर जो हमारे जीन्स होते हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है। तो
ये होता है, मतलब इतना मुझे पता है इसके बारे में। नहीं तो इसमें क्रिस्पर जो है, तो ये CS क्या है, CS क्या है फिर? नहीं, आप बता दो। और क्रिस्पर ही क्यों लिखा हुआ है? ऐसे ना क्रिस्पर टेक्नोलॉजी होता है, क्रिस्पर CS9। बेसिकली CAS9 है ना, ये RNA टेक्नोलॉजी है, वो डायरेक्ट दे रहा है। क्रिस्पर एक टेक्नोलॉजी है और CS प्रोटीन है। ये बोल रहा है प्रोटीन यूज किया जाता है फॉर जीन एडिटिंग पर्पसेस, कि ये जीन उसमें से काटना है, एक लंबा स्ट्रैंड होता है ना जीन का, उसमें ये हटाना है, उसको ये लगाना है, तो CS यूज किया जाता है। तो इट इज अ RNA, बेसिकली ठीक है। गाइडिंग RNA इसको तो बोलते हैं। कौशिक फुल फॉर्म क्या है क्रिस्पर? कुछ पैलिंड्रोम क्रिस्पर की फुल रिपीटेटिव फॉर्म मैं कुछ है, बता देता हूँ। लंबा ना फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड, इसका। हाँ, क्लस्टर्ड हाँ रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। हाँ, पैलिंड्रोम रिपीट्स, हाँ, लंबा form। तो इसका क्रिस्पर, तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जीन एडिटिंग कैसे यूज किया जा रहा है, ये हो गया। हमने फिर एक दो हफ्ता पहले बात किया था CART9 का, CART, ये। तो कैंसर। काट क्या है, प्रवेश आप ये बताओ, तो इसके लिए कार्ड भी बेस यूज किया जा रहा है। कार्ड कितना एक टेक्नोलॉजी को अच्छा बात। बेसिकली ब्लड कैंसर के लिए यूज किया जाता है, और अभी बेसिकली ये पहली बार टेस्ट की जा रही है बॉम्बे के अंदर। तो इसमें बेसिकली कार्ट है कार्ट क्या, है क्या, है थेरेपी, क्या वो हाँ, तो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज किया जाता है। इसमें जेनेटिक नेचर जो है प्लाज्मा का, उसको हम चेंज करते हैं। हाँ, इसमें क्या करते हैं कि बॉडी से आप प्लाज्मा उठाते हो, निकालते हो, उसके बाद फिर आप उसको जेनेटिकली चेंज करते हो और वापस फिर रेप्लिकेट करते हो लार्जर अमाउंट में, फिर वापस बॉडी के अंदर डालते हो। ये ओवरऑल ट्रांसफ्यूजन होता है सिस्टम में, CART9 में। और ये बहुत महंगा होता है। After Japanese film city, Yamuna Authority plans fintech hub in UP। तो कैसे देखा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश है, वहां पर यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये एक रोल प्ले करता है। तो ये अब यमुना एक्सप्रेस वे का बात हो रहा है यहाँ पर। फिनटेक क्या है कि इट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन द फाइनेंशियल सर्विसेज को फिनटेक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन रिसर्च, डिजिटल मनी, क्राउड फंडिंग, सब दिया जाएगा इसमें। तो अभी इंडिया में है क्या कहीं पे फिनटेक हब? बताओ मानसी आप ही। गिफ्ट सिटी है ना गुजरात में, हमने बात भी करी थी। हाँ मतलब वो है, मतलब कुछ और भी नया हो, ठीक। नहीं, और भी जगह पर है ना इंडिया में तो। नहीं, खाली फिनटेक की बात कर रही हूँ, और कहाँ पे है प्रवेश? और कोलकाता में भी है, बेंगलोर में भी है, मतलब 67% अराउंड तो बेंगलोर में ही है। फिर फिनटेक कैपिटल इंडिया की बेंगलोर ही है, तो गुजरात नहीं है। फिनटेक कैपिटल क्या बोला आपने? मैं बोल रहा हूँ जो फिनटेक कैपिटल ऑफ इंडिया है वो बैंगलोर है, क्योंकि जो फिनटेक हब है वो बेसिकली बेंगलोर में ज्यादा है, अराउंड 67% है। गुजरात में 25 to 30% ही है। और जो ओशिक ने बोला कि वो जो आप बोल रहे हो ना कि वो तो IFSC है, मतलब जिसकी आप बात कर रहे हो, तो वो प्योरली फाइनटेक हब नहीं हाँ, है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस प्रवेश ये लेते हैं। है ना वो। तो जो हमारा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ फिनटेक का, वो बैंगलोर और बॉम्बे से हुआ है। तो और ये इंडिया का क्या है बताओ। फाइनेंशियल कैपिटल जो व्हाट है, हैपेंड टू हर वाज रॉन्ग ग्रैंडसन ऑफ नेहरूज ट्राइबल वाइफ। हाँ ये बताता हूँ क्या हुआ था। ये बेसिकली मिसकंसेप्शन, ऐसे हम लोग बात करते हैं ना, ये मुझे अच्छा लगा था स्टोरी। ये दिखाता है कि अपने देश में कि आउटसाइड मैरिज, अपने कास्ट से आउटसाइड मैरिज कैसे इसको एक तरह से खराब नजर से देखा जाता है, आउटकास्ट बनाया दिया जाता है। और ये प्रेवलेंट सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट में नहीं है। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि अपर कास्ट, बाकी सब में ऐसा होता है कि आप अगर बाकी जगह शादी करते हो, ये बाकी जगह पे भी है। तो इसमें क्या हुआ था कि 1959 में प्राइम मिनिस्टर, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी गए थे, और वहां पर उन्होंने इनॉग्रेट किया था कोई ब्रिज या कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो उस समय संथाल ट्राइबल कम्युनिटी की महिला थी, और बच्ची छोटी थी उस समय, 16 ईयर्स के अराउंड थी, बुद्धिनी मांझियानी। उनको नेहरू जी ने माला पहना एज अ स्वागत करने के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया था फॉर द ट्राइबल्स। तो बाकी लोगों को लगा कि जो माला पहनाना जो होता है ना, वो उन लोग में एक तरह से मैरिज का ऑफिशियली है एक तरह से।
तो बाकी लोगों को लगा कि ये मैरिज ही के लिए किया गया है। और फिर तो ये जो सैंक्टिटी था मैरिज का, इट वाज बेस्ड ऑन द गार्लैंड। तो उसके बाद से वो जो महिला थी, ये बुद्धिनी महजन, उनको आउटकास्ट कर दिया गया अपना ट्राइबल सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने एक नॉन ट्राइबल से एक तरह से उसमें मतलब ऑफिशियली मैरिज टाइप में गई थी। तो वो एक ओवरऑल ये इशू हो गया था। इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट, बाकी जगह नहीं होता, हर जगह ये इंडिया में प्रेवलेंट है। प्रवेश बोल रहे थे कुछ? नहीं, इसमें मुझे मतलब ठीक है, इट्स मतलब वेरी नोबल स्टोरी वी हैव सीन। नहीं, इसमें ऐसा इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि कितना छोटा सी एक सैंक्टिटी रहता है, कि गार्लैंड सिर्फ मैरिज है डायरेक्टली। हाँ, मतलब कि ओ, यहाँ पे आप मुझे लगा, इसको हाँ। सेलिब्रिटी से लेके चल हम्म। रहे हो और इसको आप कंपेयर कर सकते हो द सबका अपना अपना बॉलीवुड जो लोकल मूवीज में रहता है, मतलब वहां पे लोकल कस्टम ट्रेडिशन जो है, डिफरेंट कितना है हर जगह। हाँ इससे मानसी। ये भी पता लगता है अभिषेक कि आप जो करें वो जरूरी नहीं है कि हर जगह वो एक्सेप्टेबल हो। हाँ हाँ, ये भी है। अच्छा थे। कितना इनोसेंट मिस्टेक था, मिस्टेक भी नहीं बोले, इनोसेंस था, मतलब कि जो पता नहीं था लोगों को, लेकिन उसके लिए जिंदगी बर्बाद हो गई, सोचो। कि Madhav was just a teenager. She exchanged garland with Nehru in 1959 when he had visited Dhanbad district, then part of Bihar, for inauguration of Panchet Dam. The head of the community issued diktat that exchange of garland was equivalent to marriage, and she was ostracized. मतलब उसको हटा दिया, आउटकास्ट बना दिया उनको, और फिर लगातार वो फिर वैसे ही रहे। तो सोचने वाली बात तो इसमें यह है कि नेहरू जी हम्म। ने क्या किया। नहीं, बात वो नहीं, बात है कि उनको पता भी नहीं होगा ना। बात हो गया, हम ना तो माला पहनाना डायरेक्टली स्वागत के भी किया जाता है, दोनों तरफ से हाँ। किया जाता है। हम्म। तो ये पूछा, सेकंड आर्टिकल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड पंजाब गवर्नमेंट व्हाई इट कांट बियर क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। हमने जो बात किया था कि कितना सोल्यूशन होना चाहिए विद रिगार्डिंग टू द स्टबल बर्निंग, तो उसमें से एक है कि आप क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट जो है उसका एक्सपेंसेस क्यों नहीं बेयर कर सकते हो। तो मेरे दिमाग में जो आता है वो है कि ऑलरेडी देयर इज अ डेट क्राइसिस इन द पंजाब गवर्नमेंट, कि कैसे उनको फंड वापस करना है लॉन्ग टर्म में, लोन जो इन्होंने लिया है। और प्लस ये भी करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिजिकली वायबल नहीं रहेगा ये चीज भी। until unless there is a gain of auto profit of this by product, नहीं तो फिर वो गेन नहीं होगा तो फिर ज़्यादा लॉस होगा, यूसेज नहीं है ना इसका कुछ स्टेबल मतलब बर्निंग इसका का। यही बोल सकते हैं कि जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन और जो सरकारें हैं वो कर रही हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज अब हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि सरकार के भी परव्यू के अंदर पूरा तरीके से इसको कंट्रोल करना है। तो जहां तक सरकार कर पा रही है वहां तक हो रहा है, बस यही कह सकते हैं। ये रहते हैं क्या चीज़ है, गुजरात गेट स्टेट फिश द एक्सपेंसिव घोल। तो ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर फिश is in any part of the world, goldfish is not only considered delicacy but is valued for medicinal purposes। और ये उसका जो ब्लैडर होता है, इट इज़ वैल्यूएबल एक्सपोर्ट ऑफ गुजरात। ये तो इंटरेस्टिंग, पहली बार पता ये चीज़ चला। Gujarat government has declared ghole as a state fish. It will help to boost and conserve, create awareness about the fish. It is widely distributed in Indo-Pacific region। ठीक है। और भाई सिर्फ स्टेट फिश वहां नहीं है, बाकी जगह रीजन में भी स्टेट फिश है, स्टेट फिश भी होता है ऐसे। और इस गोल्ड फिश का साइंटिफिक नेम मैं बता दूं, प्रोटोनिबिया डिएंथस इन द IUCN। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक। हमने बात कर लिया था हरा सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट। इसमें बात किया था कि एक थर्ड पार्टी को होना चाहिए या गवर्नमेंट ही करना चाहिए इसको, रादर देन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। उसके बाद 5 एलिफेंट्स इलेक्ट्रोक्यूटेड इन झारखंड। तो बताइए प्रवेश, इसको कैसे कम किया जा सकता है, ऑल्टरनेटिव्स, और यूनिक होना चाहिए। एलिफेंट इलेक्ट्रोक्यूटेड के लिए ठीक है। हाँ। तो
सबसे पहले की स्पेशल कि इट इज एग्जांपल ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट विद मैन, होता है ना, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ हाँ कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन वाइल्ड। तो स्पेशल कॉरिडोर्स होने चाहिए पासेज फॉर द पैसेज ऑफ एलिफेंट। दूसरा कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग ना होकर के नॉर्मल वायर फेंसिंग हो, जिससे मतलब एकदम से जान ना जाए। तीसरा ये कि कुछ इस तरीके की स्पीशीज लगा सकते हैं, प्लांट स्पीशीज, जिनसे मतलब जो हम बोलते हैं एलर्जेटिक स्पीशीज, जिनसे मतलब एलिफेंट्स उस रास्ते पे ना आए और मतलब फार्म्स के अंदर ना घुसे। और चौथा ये कि मतलब हम इस तरीके के जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं जिसमें हम मतलब बैम्बू से कुछ स्टिक्स बना के और एक आदमी बना के खड़ा कर देते हैं, इस तरीके की चीजें थोड़ी प्रमोट होनी चाहिए, ताकि मतलब वो जो जानवर है उस साइड ना आए, उनको लगे कि कोई खड़ा है। तो क्या मतलब आपको लगता है कन्वेंशनली एलिफेंट्स के लिए वो इम्पैक्टफुल रहेगा, मतलब जो आप स्केयरक्रो काइंड ऑफ चीज प्रपोज कर रहे हो यहाँ पे, वो तो एग्रीकल्चर फील्ड में बर्ड्स के लिए यूज किया जाता है, मतलब एलिफेंट्स के लिए उसको यहाँ थोड़ा पे हम बड़े लेवल होगा। टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, लाइक वील हैव टू फाइंड आउट एग्जैक्ट नेम की, मतलब वेव्स जो एलिफेंट्स को ट्रैक से डिफ्लेक्ट कर सकती हैं। और कुछ लाइक वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कि मिरर्स एज रिफ्लेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं, सो दैट एलिफेंट्स दे गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम मूविंग टुवर्ड्स द रेलवे ट्रैक। हाँ, पर उसका फिर वही बात है कि कॉस्ट भी मैं पूरी है। दो इसमें ऐड करता हूँ प्रवेश, हम्म। आपके आगे रहा हूँ। एक जैसा है कि अच्छा एक बीएसएफ ने यूज किया है, लेकिन वो चीज यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं ऐसे। और हनी फार्मिंग क्या बोलते हैं, अगर वैसे बोलते हैं ना, पाइसी कल्चर होता है, या फिर फिश के लिए हॉर्टिकल्चर एपीकल्चर। हो गया। तो एपीकल्चर। एपीकल्चर, हाँ, तो एपीकल्चर प्रमोट कर सकते हैं इन द सराउंडिंग ऑफ द फार्म, जहाँ पर जो फार्म और फॉरेस्ट स्टार्ट होता है उसके वहां पर, ताकि हनी बी से उन लोग एलिफेंट सामने नहीं आते हनी बी का। तो एक एग्जांपल है, बीएसएफ ने इसको यूज किया है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में एक तरह। तो वो एक हो सकता है, बीएसएफ नहीं, एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल ने यूज किया है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में, ताकि इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो। तो एक हनी बी एपीकल्चर भी बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि जो आपने बताया अंडरपास, अंडरपास बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो इशू है ना, वो है कि विलेजर का, दे हैव कंप्लेन दैट पैडी क्रॉप्स इन द फील्ड्स ऑफ द डजन फार्मर वेर ईटन एंड डिस्ट्रॉय बाय एलिफेंट। तो ये हाईवे का बात ही नहीं हो रहा है, ये बात हो रहा है कि फील्ड में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हाँ, पैडी तो क्रॉप डिस्ट्रक्शन। फील्ड में औशिक मैंने बोला ना कि मतलब जो मानसी ने बोला कि वो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत कॉस्टली हो जाएगा और वो फिजिबल भी मतलब मुझे नहीं लगता है। तो मैंने ये बोला था कि कुछ इस तरीके की स्पेशल प्लांट स्पीशीज लगा सकते हैं, जैसे कि दो तरीके की मैं अभी नाम ले देता हूँ। हाँ एक हाँ हाँ। कास्टर ऑयल और एक होता है मिंट प्लांट। ये एलर्जेटिक स्पीशीज होती हैं जो बेसिकली उनको अवॉइड करती हैं। वो मतलब इन अराउंड 15 to 20 मीटर दूर से ही मतलब इनकी जो स्मेल है, मतलब वो उनको एलर्जेटिक सेंस प्रोवाइड करती है एनिमल्स को। अगर आप स्नेक की भी बात करो तो वो भी इससे नहीं आता है। हाँ ठीक है। तो नया एग्जाम्पल हो इंटरेस्टिंग वाला, बाकी तो टेक्नोलॉजी यूज है ही इसका। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं फेमा वायलेशन। तो फेमा was passed because of the foreign remuneration that was coming inside India and outside the investment outside India। तो इसके लिए फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और फेमा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। इट ऑल्सो इट इज ऑल्सो द अथॉरिटी अंडर द फेमा एक्ट। तो इट इज इम्पोर्टेंट। तो जम्मू एंड कश्मीर में ओनली 16% ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन सीआरपीएफ ऑफिसर टेस्ट डीजी। तो 16% जो डिप्लॉयड है सीआरपीएफ के, उसमें से ओवरऑल जो डिप्लॉयड है उसमें 16% सिर्फ काउंटर ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं। तो ये एक तरह से इशू है रिगार्डिंग द एफिशिएंसी ऑफ द सर्विसेज, लेकिन अच्छा, ऐसे ही उनसे बोल आपको, सकते हैं। हाँ, हाँ नहीं, बोलो। मुझे क्वेश्चन था आपसे कि जैसे कि सीआरपीएफ और ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, इनमें बेसिकली सुसाइड केसेस ज्यादा होते हैं। तो आप मुझे मतलब 4 या 3 इंपॉर्टेंट रीजन सुसाइड हो बता गया, दीजिए। फैट्रिसाइड केसेस हो गया, हाँ हाँ, वही। तो क्या मतलब क्या प्रोमिनेंट रीजन है उसके, पहला जो क्यों? है रीजन है कि जवान का पेमेंट है, इट इज नॉट अमंग द इक्वल टू द आर्मी।
तो एक इशू होता है, क्योंकि उनको जो मिलता है जवान को सीआरपीएफ में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, मतलब इट पर्क्स इज बोल नॉट सकते हो आप, अदर पेमेंट। क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ कि आप बोल सकते हो कि पर्क्स एंड अलाउंसेस, पर्क्स, सैलरी हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सैलरी ठीक है, सेम सॉरी। होती है। हाँ, पर्क्स एंड अलाउंसेस आर नॉट इक्वल टू द आरबी स्ट्रक्चर, ये हो सकता है। दूसरा चीज है कि इनका जो रोल है, इट इज फॉर द सपोर्ट ऑफ द आर्मी, इट इज नॉट इन द डायरेक्ट कमांड ऑफ द काउंटर ऑपरेशन। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में आर्मी लीड करती है, पीछे रहते, तो इनको हमेशा क्राउड मैनेजमेंट में भी किया जाता है, तो ज्यादा यूज किया जाता है इनका, क्राउड मैनेजमेंट में नहीं, भी, राइट एक कंट्रोल मैं में भी, बोलता हर हूँ, चीज में। मैं बोलता तो हूँ, पहला आपने सही बताया, लेकिन दूसरा आपने पॉइंट थोड़ा, मतलब उसको मैं चेंज कर देता हूँ। बेसिकली दे आर द फ्रंट रनर्स ऑन द बॉर्डर्स, इसीलिए इनको बोला जाता है पुलिस। दे आर द पैरा मिलिट्री फोर्सेज एंड पुलिस। सो जो फ्रंट लाइनर जो होते हैं, जो एलओसी एलएसी पे खड़े होते हैं, वो आर्मी नहीं होती, वो ये होते हैं। आर्मी बेसिकली अपने बेसिस के अंदर तैयार रहती है कि एट द टाइम आपको लड़ाई करनी है तो आप हमें बता दो, आप पीछे हटोगे, हम आगे आएंगे। तो बेसिकली जो फ्रंट रनिंग की पोजीशन है वो इनकी होती है, सीआरपीएफ की, और मतलब पैरामिलिट्री पुलिस पुलिस की, ना कि आर्मी की। तो इससे इनको बहुत इनसे इनको ना हम बोल सकते हैं कि एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर जनरेट होता है कि पर्क्स एंड अलाउंसेस में नहीं है और फ्रंट रनर भी हम होते हैं। दूसरा ये डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की जब बात आती है तो इतना, और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जब बात आती है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर वो बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द आर्मी। दूसरा ये कि हम्म जो जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर हम्म जो डीजी जो आपके आई कमांडेंट कमांडेंट लेवल के ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम द आईपीएस होता है। तो बेसिकली जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो डायरेक्ट नहीं जाते हैं वाया दी आईपीएस, उनके जो अलावेंसेज होते हैं और उनकी जो प्रमोशन स्केल होता है उसमें कुछ इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से आपस में जो फ्रेटरी साइड होता है वो इस वजह से होता है। और जो प्रवेश उसमें देखिए, दूसरा बात है कि आईपीएस का डायरेक्टली होता है, तो उनका भी रीजन है, ताकि जो यूनिफाइड कमांड होना चाहिए, वो डिफरेंट केस है। यहाँ बात होता है फैक्ट्री से सबसे ज्यादा पुलिस के जो जवान में होता है, जो जवान का प्रमोशन तो नहीं होता है ना, तो डिफरेंट केस है वो, जो आप बात कर रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ आईपीएस वाला। जवान का बात कर सकते हैं एक और, जो कि मेंटल हेल्थ का भी प्रॉब्लम है, जो जी सोल्यूशन नहीं मिला है, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है बाकी सब सिस्टम के अंदर में, कि मेंटल हेल्थ के लिए अलग से स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो आप डील कर सकें। वो भी एक हाँ, बात कर तो सकते इसमें हैं। एक चीज मुझे आखिरी बोलनी है कि इनका जो वर्क प्रोफाइल है और वो 24/7 डिप्लॉयमेंट है इनका, हाँ, तो एज वो अगेंस्ट ज्यादा आर्मी। मेंटल प्रेशर डलता है। और दूसरा फैमिली को भी मतलब इतना वो नहीं मिलता इनको जितना आर्मी को मिलता है। तो हाँ ये कुछ। ठीक। और फिर एक लेते हैं इसके बाद कि एस बद्रीनाथ, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1983 में, पद्म भूषण मिला था 1999 में। ही हैड डाइड, ही हैड लिव्ड बिहाइंड अ ग्रेट लेगेसी इन आई केयर, और उन्होंने लैंडस्केप चेंज किया था इंडिया का आई केयर में। और ही हैड बिल्ट हॉस्पिटल प्राइमरली थ्रू डोनेशन, विच हैज नाउ बिकम अ सिग्निफिकेंट सेंटर दैट ऑफर्स फ्री ट्रीटमेंट टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं एथिक्स जीएस पेपर 4 इसमें। तो ऐसे हमने डिस्कस किया था कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट अंडरलाइंस दैट क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट कैनॉट बी कॉल्ड एज टेररिस्ट एक्ट, ड्रॉज अ वाइटर रेड लाइन। जैसे अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसमें भी यूज किया जाता है फॉर बाईपासिंग द बेल एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें बेल का प्रोविजन नहीं थोड़ा सा रिड्यूस्ड रहता है। प्रवेश अगर आप बता दे तो, कि बेल का प्रोविजन इसमें नॉर्मली रहता है कि दिक्कत होता है उसमें मिलने में? यूएपीए यूआपी, में हाँ। नहीं, इसमें तो बहुत स्ट्रिंजेंट होता है बेल का हाँ प्रोविजन। बहुत स्ट्रिंजेंट होता है ना, हाँ। तो इसीलिए यूज किया जाता है सब अगेंस्ट में। तो इसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा है कि एंटी टेरर लॉ जो भी है, इट विल लिटरली टर्न क्रिमिनल लॉ ऑन इट्स हेड, मीन दैट एनी क्रिटिसिज्म ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज टेररिस्ट एक्ट, बिकॉज द ऑनर ऑफ द इंडिया इज इन कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। मतलब कि जो ऑनर ऑफ इंडिया, ये थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑनर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस पे बीच में डिस्टिंक्शन होना जरूरी है, और जस्टिस, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी और प्रेस फ्रीडम होना चाहिए। तो इसको हर जगह ले सकते हैं, दिल्ली राइट केस में हो गया, या फिर
और दूसरा रीजनेबल मुझे रिस्ट्रिक्शन हो गया। बोलनी है कि जो हमारा नॉर्मल सीआरपीसी केसेस में एंटीसिपेटरी बेल होता है, यूएपीए के अंदर वो प्रोविजन ही बैन है, मतलब आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल ही नहीं सकती। हाँ, और जिसे लेके कि द स्टेट इज यूजिंग नेशनल सिक्योरिटी टू डिनाई सिटीजन रेमेडी दैट आर प्रोवाइडेड अंडर लॉ, तो इसमें रेमेडी दिया जाता है, तो रेमेडी नहीं दिया जाता है यूआपीआर के अंदर में। तो इसलिए एक हाई कोर्ट ने एकदम वाइटल रेड लाइन खींचे यहाँ पर। उन्होंने बताया कि नैरो प्रोविजन ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए इन लॉ का। तो इंडिया, फिर द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया शुड नॉट टॉक टू चाइना येट इवन इफ बिडेन टॉक्स टू सी जिनपिंग। क्यों ऐसा प्रवेश, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इंडिया शुड नॉट टॉक टू चाइना? हम लोग बात करते हैं कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, तो बात तो करनी ही चाहिए। नहीं मतलब यहाँ पर बात ये अगर होती एक है लाइन में बताना है तो हाँ, बिकॉज इट डज नॉट रिस्पेक्ट आवर इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी, दैट इज वाई। ठीक है, अरुणाचल मैं उसमें रेगुलेशन। ऐड करूंगा। उसमें ऐड करूंगा, चाइना बहुत करता है कि भाई बॉर्डर का क्रैश चलते रहेगा, लेकिन हम लोग बात तो स्टार्ट करें। जैसे पाकिस्तान बोलता है कि टेररिज्म चलता रहेगा, लेकिन हम लोग बात तो स्टार्ट करें। तो नॉर्मलाइजेशन विदाउट सोल्यूशन ऑफ द बॉर्डर क्राइसिस इज नॉट फिजिबल। वैसे ही कि बात करते हैं ना कि विदाउट एक्शन ऑन टेररिज्म द टॉक्स कैन नॉट हैपन विद पाकिस्तान, तो वही वाला हाल चाइना के साथ भी। पहले बॉर्डर सॉल्व करो फिर बात करते हैं। तो वही इंडिया कंटिन्यू मिलिट्री डायलॉग विद चाइना जब पार्ट ऑफ 3-4 स्ट्रेटेजी। तो और दूसरा है कि चाइना issue remained resolved. China wants India to put the border question aside and resume normal political and economic engagement. लेकिन इंडिया रिफ्यूज करता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता until बॉर्डर सॉल्व। यही बात है बस। और इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद रशिया और यूएसए। इससे कोई मतलब नहीं है। मानसी, ये जो ऊपर कोट लिखा आप इसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे? ये और थोड़ा ऊपर करना, ये एन एप्पल अ डे एन एप्पल वेल एम्ड इज द कीप्स द डॉक्टर। हाँ, मतलब यहाँ पे एक जो नया एलिमेंट ऐड है कि इफ वेल एम्ड। सो यहाँ पे ऑब्वियसली ये तो एक डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है इस केस में, बट अगर हम कोई और इसको सपोज इंटरप्रेट करें, अगर कोई सोल्यूशन हमें लेके आना है किसी चीज के लिए, इफ दैट सोल्यूशन या जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है इफ दैट इज वेल एम्ड, उसके पीछे यूज करने का इंटेंशन इज राइट, सो दैट कैन एक्चुअली हेल्प अस इन गेटिंग द सोल्यूशन जो हमें चाहिए, या उसको बोल सकते हैं कि उसका एथिकल यूसेज होगा, जैसे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में। सो आई वुड इंटरप्रेट इन दिस वे। अब इसमें हम एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं इसी मतलब लाइंस पे। ओके, उसी का आप कुछ बोलेंगे? आप बोल दो मैं बोलूंगा। नहीं, बेसिकली ये मानसी ने ठीक कहा कि मतलब हम मतलब सब्जेक्टिव है, इसको किसी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा आपके हेल्थ स्टाइल के ऊपर दर्शाता है कि किस तरीके से अगर आप बेसिकली आपकी हेल्दी डाइट रहती है और वो वेल एम्ड भी है, तो बेसिकली आप जो है हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाते हैं। अगर आप एक एप्पल दिन का खाएं, मतलब अगर स्टेटमेंट को मैं हिंदी में करूँ तो अगर आप एक एप्पल दिन का खाएं और उसको पूरी तरीके से मतलब एम के साथ खाएं, तो बेसिकली आपको हार्ट डिजीज नहीं होगी। तो वर्ल्ड हेल्थ जो डे है उसको भी ये कनोट करता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं अलग अलग एरिया, जैसे कि डिफेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, क्लाइमेट है, उसके बाद